प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के टॉपिक का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर। टिल द लास्ट लेक्चर हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर पढ़े थे। कॉम्बिनेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाय द मींस ऑफ दैट था ये हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब हमने पढ़ा था 2D रेजोल्यूशन, मतलब 2 डायमेंशन की बात चल रही थी अपनी, और फिर क्या चल रही थी 3D। अगर इसको देखेंगे आप सबको याद होगा हमारे लास्ट लेक्चर से हमने क्या पढ़ा था। अगर इस पॉइंट को O माना जाए, इस पॉइंट को P माना जाए, करेक्ट है, उस पॉइंट को O माना जाए, इस पॉइंट को P माना जाए, अगर ये एंगल हमारा थीटा हो, अगर ये हमारा टेन थीटा हो, हमने दो चीज की बात करी थी। दो चीज की बात ये थी, पहली चीज इसको हम लोग x बोलते थे, इसको y बोलते थे, बाय द कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको x कंपोनेंट बोलते थे, x कंपोनेंट को हम बोलते थे अगर इसका मैग्नीट्यूड r हो तो ये हमारा होता था r cos थीटा, और y क्या होता था r sin थीटा। सिमिलरली हमने बताया था कि अगर ये 2 डायमेंशन में हो, अगर इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर दें, थर्ड, फिर से क्या होता आउटसाइड प्लेन। इसका मतलब सर बात ये कर रहे हैं कि अगर ये अल्फा होता, यहां से बीटा होता और यहां से गामा होता तो क्या होता इसका पोजीशन में। हमने डायरेक्शन कोसाइन की बात करी थी, O2P की बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्शन कोसाइन में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, AX इज इक्वल टू A cos अल्फा एंड AY इज इक्वल टू A sin cos बीटा नॉट साइन, एंड AZ इज इक्वल टू A cos गामा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो हमने क्या बोला था, A इज इक्वल टू AX आई कैप AY J कैप प्लस AZ K कैप होता है। अब तो हमारे लिए आसानी था, जस्ट पुट कर दो A cos अल्फा आई कैप A cos बीटा J कैप प्लस A cos गामा K कैप। ये सब हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे और हमने होमवर्क भी दिया था। होप आपने बनाया होगा, इसको अच्छा लगा होगा आपको होमवर्क, फिर से मिलेंगे आपको, करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने 2-3 तरीके से सॉल्व किया था। सर एक हमने मीनिंग दिया था, व्हाट इज द कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। जब इस तीनों की बात करते हैं तो हमने लास्ट में बताया था ये तीनों क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमारे पल्ले तो कम ही पढ़ने वाला है, जो कि थोड़ा सा था, जस्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं 12th में जब इंटर करेंगे, जिसको वेक्टर 3D बोलते हैं, वेक्टर 3D एक चैप्टर आता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 12th का टॉपिक है, वहां पे इसको बहुत ही डीप में पढ़ाते हैं। तो मैथ वाले का कोई बात नहीं, आप वेट करेंगे, वहां पे आ ही जाएगा। बट थोड़ा सा आइडिया तो अपने देना बनता है। क्या है ये, वेक्टर कोसाइन, करेक्ट है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, और क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम थोड़ा सा अच्छा है। टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। सोच रहे क्वेश्चन, देखो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर का नंबर ए नंबर, चलो मान लेते हैं। लेट, हमने क्या माना, ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है जिसको हम लोग मान लेते हैं ए। फर्स्ट कंसेप्ट बोलता है मल्टीप्लिकेशन, तो बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर, तो मानते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ए में किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक नया सा वेक्टर बी हो जाता है। देखेंगे ध्यान से, अगर किसी पर्टिकुलर वेक्टर ए में अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, और यहां पे याद रखेंगे के इज ग्रेटर देन 0, एक्सपेक्ट है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, करेक्ट है ना। और दिस के इज कॉल्ड स्केलर। अब स्केलर का मतलब तो पता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखो तो यहां से 2 पॉइंट डिस्कस होते हैं। सर अगर मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सर कुछ भी नहीं होता, जस्ट इस वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कुछ ना कुछ इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, वेक्टर ए हमारा था 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। आपको एग्जांपल से थोड़ा क्लियर होगा। हमने क्या किया, एक नया सा वेक्टर रखा जिसमें हमने के का वैल्यू
4 ले लिया। अगर 4 को इस पर्टिकुलर वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड वाइज सब चेंज हो जाएगा। 4 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो वेक्टर पहले a था, अगर हमने किसी कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अब डायरेक्शन रिमेन्स सेम का मीनिंग क्या है कि जो पहले वेक्टर ए का डायरेक्शन था आई कैप में, जे कैप में और के कैप में, वो डायरेक्शन तो वही रहेगा बट उसका मैग्नीट्यूड जहां पे 2 था वो 8 हो गया, जहां पे 2 था वो 8 हो गया और ये 4 हो गया। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और एक बात और इसमें याद रखेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ये भी एक नया सा कंसेप्ट है। ए एंड बी इज 0 डिग्री। थोड़ा बताता हूं मैं आपको। एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल जो होगा ए और बी का कितना हो, 0 डिग्री होगा। थोड़ा सोचते हैं। मान लो हमने क्या किया, इस वेक्टर को ए माना, इस वेक्टर को थोड़ा सा छोटा रखो, ये हमारा वेक्टर ए है। हमको बोला कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर में तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाता है। क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन बदलता है क्या, नहीं बदलता है। जब डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो हमको पता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं इसको चाहता तो यहीं से आगे बढ़ा सकता था बट पैरेलल शिफ्ट किया और पैरेलल वेक्टर चेंज नहीं होता है, पढ़ा है हमने। और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो डायरेक्शन वही है, ये भी वही है। इसका मतलब सर बात हो रही है कि पैरेलल वेक्टर की तरह दिख रहा है। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होता है, याद रखेंगे, अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होता है तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। हो सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है बी, वो क्या वेक्टर ए के साथ पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, नहीं तो ये पूछ लेंगे डायरेक्शन किधर होगा, सेम होगा, रिवर्स होगा, नो चेंज, इस तरह का ऑप्शन आपसे पूछ लेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, डिवीजन का क्या इफेक्ट होता है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग डिवीजन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये है, अगर डिवीजन की बात हो तो सर आप कहना ये चाहते हैं कि मान लो अगर कोई वेक्टर सी बन जाएगा, जब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेक्टर को किसी स्केलर से 1/k का मतलब क्या होता है, डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल तो आसानी है, करके देखो। इसमें में क्या होता है, एक एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होता है, फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे। मान लो वेक्टर ए हमारा, और यहाँ पर के इक्विवेलेंस को पता है, के ग्रेटर देन 0 एंड स्केलर नहीं होता, ठीक ना, वो सब ध्यान में रखेंगे। स्केलर हम लोग इसको करते, देखो वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अगर हमको वेक्टर सी हमने एक नया मान लिया है, अगर k का वैल्यू 2 हो, k का वैल्यू 2 हो, अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड करें 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a, तो क्या बोलोगे सर, 1/2 तो यही रहेगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1/2 आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वही है, इसका मतलब सर वेक्टर c तो आया, मैग्नीट्यूड विल बी चेंज बट डायरेक्शन आल्सो डज नॉट चेंज। याद रखें, इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन इज सेम एज a। मतलब बात है कि वेक्टर a और c का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, कोई बात नहीं है। पहले वाला कंसेप्ट है, फिर से अब एज्यूम करते हैं ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बाद में। दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर c, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c इज 0। एंगल जो होगा a और c का क्या होगा, वो 0 डिग्री, पैरेलल है। तो हमको कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस इतना ही फर्क पड़ता है कि इसका मैग्नीट्यूड वाइज वो चेंज कर जाता है, k का वैल्यू स्केलर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यही छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें सीखना है। अल्टीमेटली
डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ बिग, क्या बताएं, बिग कंसेप्ट नहीं है कि जहां पर आप फंस जाए, प्रॉब्लम हो जाए। अगर सिंपल सा वेक्टर लिखने आता है, बेसिक अलजेब्रा आती है आपको सॉल्व करना, आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इसको लिख लो, फिर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, कंडीशन ऑफ प्लेनिटी की कोई वेक्टर प्लेन होने का रिजल्ट क्या होता है। उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली रिजल्ट यही है। अब देखो आपने क्या बताया, सर ये दोनों पैरेलल है, सर ये जीरो है, बट कभी कभी इस पे क्वेश्चन को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, इस रिजल्ट को एज ए कंसेप्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में वही देखेंगे। तो आई होप इसको पहले आप लिखो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे इसको। वेक्टर बोलेगा सर कैसे, जो कंडीशन होता है हमेशा याद रखेंगे, कंडीशन होता है वेक्टर ए अगर बी पैरेलल है तो सम कांस्टेंट, इसको अगर लेमडा मान ले, तो के तो हमने पहले माना था, ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी अगर हो जाए, ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी हो जाए, इसका मतलब कहने का क्या समझे हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। बोलोगे सर ये रिजल्ट तो पहले देखा था हमने, क्या किया था, ए वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई किया था तो वहां से हमको एक नया वेक्टर मिल गया था सी, जो क्या था, वो दोनों पैरेलल था। बोलोगे सर इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन क्या था, तो पहले मैंने आपको बताया कि ये जनरल एप्लीकेशंस के रूल थे, लेकिन अगर थोड़ा सोचो, इसको थोड़ा मॉडिफाइड वे में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन बनता कैसे। अगर मान लो यहां से हमने क्या किया, वेक्टर ए को क्या मानो, पता है ना अपने को, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट है। और वेक्टर बी को क्या मान लो, वेक्टर बी इक्वल टू मान लेता हूं बी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, चलेगा। अगर ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वेक्टोरियल फॉर्म में दिए रहते तो सॉल्व करना बहुत टफ होता है, देखेंगे। तो लाइक अगर वेक्टर ए एंड बी पैरेलल है, कंडीशन है वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल। तो रिजल्ट क्या कहता है भाई साहब, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए। ओके, तो लिखे, क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चलो अब दोनों इक्वल है, अब दोनों इक्वल है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखना थोड़ा अच्छे से, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इज इक्वल टू लेमडा बी एक्स आई कैप प्लस लेमडा बी वाई जे कैप प्लस लेमडा बी जेड के कैप। अब हमने क्या बोला था, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। चलो सर आपकी बात मान लिया, जब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो इसका जो आई कैप होगा इसके आई कैप के इक्वल होगा, इसका जो जे कैप इसके इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये आई कैप में होगा, ये जे कैप में होगा, ये के कैप में होगा। तो कंडीशन बोला था कि अगर दोनों क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा, तो यहां से रिजल्ट आता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा बी एक्स। अच्छे से देखेंगे इसको, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा बी एक्स, सेकेंड था ए वाई इज इक्वल टू लेमडा बी वाई लेमडा बी जेड। अगर हमारे पास एक तर्क हो, तर्क का मतलब अप्लाई कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू लेमडा, करेक्ट है, ए वाई बाय बी वाई इज इक्वल टू लेमडा एंड ए जेड बाय बी जेड इज इक्वल टू लेमडा। हम देखो दिस इज इक्वल टू लेमडा, दिस इज इक्वल टू लेमडा, दिस इज इक्वल टू लेमडा, तो यहां से कहता है कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी और पैरेललिटी का फॉर्म होता है, जहां मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ना होता है अपने को, लिख सकते हैं ए एक्स बाय बी वाई बी एक्स इज इक्वल टू
ए वाई बाय बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाय वी जेड इज इक्वल टू लेमडा विच इज सम कॉन्स्टेंट। मिड गोल था, और ये हमारा मैथमेटिक्स का डेरिवेशन भी होता है, जहां हम लोग जिसको मैथ में पढ़ना है वो मैथ में पढ़ लेंगे। अगर ये सिमिलरिटी होगा, अब इसे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे आपको, अभी मैं एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ पैरेलल होने का। वैसे ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। इस पर हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, और जहां पे क्या होता है कुछ अननोन वैल्यूज पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस रिजल्ट पे या तो रिजल्ट पूछ लेंगे, नहीं तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप क्या करो, पहले रिजल्ट को लिखो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करके आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे आपको। करेक्ट है, लिखो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे उसका मंत्र देखेंगे क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा अगर वेक्टर ए बी क्या हो, पैरेलल हो। तो बोलोगे सर सिंपल सा रिजल्ट अप्लाई कर दूं, ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz सम कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले कंपेयर तो कर लो, लिखता हूं मैं फर्स्ट प्रोसेस में पूरा सा प्रोसेस फॉलो करता हूं। प्रोसेस क्या कहता है, अगर इसको मैं a मानूं तो लिख सकता हूं ax I कैप ay j कैप एंड az k कैप। अगर अपन इसको b मान ले तो मानेंगे bx I कैप by j कैप bz k कैप। कंपेयर करो, बोलोगे यस सर कर दो। ax इज इक्वल टू अल्फा है, ay इज इक्वल टू बीटा है एंड az इज इक्वल टू z दिया हुआ। करेक्ट है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज z नॉट 2। अगर bx की बात करें, bx इज इक्वल टू 3, by इज इक्वल टू 2 और bz इज इक्वल टू 4। ये तो पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, अगर ए बी पैरेलल है, कंडीशन दिया हुआ है इफ ए पैरेलल टू बी। इसका मतलब आप कहना ये चाहते हो कि ए एक्स बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाय बी वाई होना चाहिए, और ए जेड बाय बी जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेमडा होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन होगा सर कांस्टेंट कितना होगा, उतना क्यों सोचते हैं। अगर इसको एक साथ कंपेयर करें, ठीक है, इसको एक साथ कंपेयर करें, देखना व्हाट इज द, पहले करो एक इक्वेशन को एक बार डील कर सकते हैं या इसको एक साथ डील कर सकते हैं। अब देखो नोन क्या है, दिस इज जेड, तो वेरिएबल फॉर्म में पूछा है क्या समथिंग, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ चेंज है क्या, 3 2 2, इसको 2 मान लीजिए, दिस इज 2 गिवन। करेक्ट है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो अब पता है इस दोनों का रिलेशंस पता है, तो पहले क्या करते हैं, इसको एक साथ यूज करते हैं, फिर इसको एक साथ यूज करेंगे। तो अगर ए बी के इक्वल है, बी सी को तो लिखना ए एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स इज इक्वल टू ए जेड बाय बी जेड। रिजल्ट क्या कहता है, व्हाट इज ए एक्स अल्फा बी एक्स बाय 3 ए जेड 2, व्हाट इज बी जेड 4, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 आ गया। सिमिलरली बीटा में इक्वेट कर दो, ए वाई बीटा बाय बी वाई 2 ए जेड 2 डिवाइडेड बाय बी जेड 4, बीटा इज इक्वल टू 1 फॉर 2 वैल्यूज अल्फा ऑफ 3/2 एंड बीटा ऑफ 1 इज द गिवन वैल्यू ऑफ पैरेलल। अब थोड़ा सोच के देखें कि पैरेलल कैसे होगा, 1 प्लस 3/2 प्लस सम कांस्टेंट जो कि रिलेशन में फॉर्म किया था यहां से। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए, वैसे इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, जस्ट आप, मैं तो पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आपको डिस्कस करके बताया कि कैसे कैसे करना। अदरवाइज आप जस्ट दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस बाय दिस इज इक्वल टू इक्वल, जो भी दिया होगा आप पैरेलली कंबाइन कर लेंगे। तो लिख लीजिए, ये छोटा सा पार्ट था मल्टीप्लिकेशंस का और पैरेलल वेक्टर होने का, ठीक है। इसको पहले आप लिखो। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमने छोटा सा पार्ट डिस्कस किया प्रोडक्ट का। अगर हम लोग किसी वेक्टर में स्केलर से प्रोडक्ट करते थे तो वो सारा कंडीशन होता था। अब क्या हुआ, हमने वेक्टर का ही प्रोडक्ट शुरू किया। इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे। यह है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मीनिंग होता है, इसको 2 टाइप से डील करते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं,
दो टाइप होता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का फर्स्ट पार्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। इसका नाम होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय टू मेथड। फर्स्ट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और सेकेंड इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट होगा वेक्टर का, इसी दोनों पे डिस्कस करके हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो इस दोनों को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट भी था टाइप ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप पहले टाइप लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन दोनों वेक्टर को डील करेंगे। पहले हम लोग शुरू करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से, फिर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के साथ ये टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। टॉपिक लिखिए, इसको पहले आप टाइप में डिवाइड कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से होता है, हम लोग को इसका डेफिनेशन ही पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये रिजल्ट कैसे डिफाइन कर देते हैं। तो रिजल्ट डिफाइन करने का मैथमेटिकल वे होता है, जो हमें नहीं पढ़ना है तो हम लोग उतना टाइम को बचा के रखते हैं जब हम काम करेंगे। मान लेते हैं दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है। हम लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, अगर इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना होगा तो ए डॉट बी, इसका रिजल्टेंट होता है ए बी कॉस थीटा। हमको इसके रिजल्ट से ही लेना देना है। आप पूछेगा व्हाट इज ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द टू वेक्टर इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, वेयर अगर ए की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, करेक्ट है। अगर बी की बात करें वेक्टर बी, अगर थीटा की बात करें ये वो होता है वेक्टर ए एंड बी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसको बहुत सारे टाइम में अगर सोचते हैं सर कैसे आता है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये रिजल्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं जिसको हम लोग वेक्टर 3D से सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स से उतना डीप हमें जाना नहीं है, बट हम लोग फिजिक्स में जस्ट अगर कभी भी दो वेक्टर की डॉट की बात हो, ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा, वहां पे ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपका काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर फिर हम लोग पढ़ते क्यों है, फिर हम लोग पढ़ते क्योंकि फिजिक्स में सारा कुछ अब याद रखेंगे। इसको रीड करते कैसे करते, पढ़ने का मतलब ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन था सर इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स में फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। फिजिक्स में एप्लीकेशन का मतलब हम लोग दो तीन एग्जांपल से करके देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। इस एग्जांपल को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन लेटर हाफ ऑफ फिजिक्स। जब हम लोग फिजिक्स के लेटर हाफ में जाएंगे तो वहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन होता है वर्क का। जो वर्क डिफाइन होता है, आप इसको देखेंगे, वर्क को हम लोग बोलते हैं एफ डॉट एस। बोलो से इसका मीनिंग क्या होता है। एफ एक फोर्स वेक्टर, इसको मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं, दैट इज फोर्स वेक्टर, और एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको पता होगा तो हमने जो पढ़ाया था बेसिक पार्ट में बताया था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलेंगे सर ये मेरा मीनिंग का समझा नहीं सर। वर्क जब भी डिफाइन होगा वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वर्क होगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग लेटर हाफ में एप्लीकेशन में लाएंगे, बट अभी एग्जांपल में समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। यहां पर क्या था, वेक्टर ए की बात करें, ए इज द फोर्स, बी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जब ए और ए डॉट बी की बात आएगी तो ऐसा कुछ मैथमेटिक्स हमने कभी सुना ही नहीं भाई। अब तो सुना ना, ये ए बी कॉस थीटा होता, सिंपल मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा इज द एंगल, करेक्ट है। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें दो चीज आया अपने को समझ में,
अगर फर्स्ट वेक्टर की बात हुई वर्क इज इक्वल टू, ये होता है एफ डॉट डी एस, जहां कि हमने क्लास 9 10th में देखा था कि ये डॉट लिखा था, बट हमको क्या बताया गया था कि एंगल मान लो थे समथिंग 0, तो cos 0 1 होता है, तो हम लोग एफ एस करके पढ़ गए थे। बट ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन किसका है, डॉट। इसको हम लोग लेटर हाफ में इसी चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक और एग्जांपल होता है पावर का, क्योंकि वर्क एंड पावर तो हमको पढ़ा है, फिजिक्स का पार्ट है। अगर पावर को देखना चाहें, पावर होता है एफ डॉट वी, फिर से देखेंगे फोर्स तो फोर्स ही होगा, और आपको पता ही है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। और सारे एप्लीकेशन है, इसको लिख सकते हैं एफ बी कॉस थीटा। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट याद कर लेंगे, दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहां पे नोट में लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे इसको, डॉट ऑफ टू वेक्टर, डॉट मीन्स याद रखेंगे डॉट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज स्केलर। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेक्टर वेक्टर तो वेक्टर ही होना चाहिए, बट याद रखेंगे जब भी दो वेक्टर का डॉट होगा, डॉट मीन्स लाइक दैट। अगर ऐसा कहीं लिखा होगा, इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं कि वो ऑलवेज जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या होगा, स्केलर होगा। हमको एग्जांपल से समझने के लिए वर्क एंड पावर बोलोगे सर थोड़ा सा और क्लियर करेंगे क्या? यस जरूर करेंगे। जब हम लोग वर्क की बात बोलते हैं, हम लोग वर्क की जब चर्चा करते हो तो कभी ये बताते हैं वर्क डायरेक्शन की बात नहीं करते, जस्ट बोलते हैं कि कुछ वर्क हो गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हैव टू बी डन, सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर समवन विज अज्यूम और एक्ट। क्या किया, किसी ने इतना पावर लगाया तो कोई वर्क हो गया, या किसी के वर्क के कारण कुछ पावर जनरेट हो गया। ये रिलेशंस अपने आप में खुद जनरेट करते हैं कि इसके में डायरेक्शन की कोई चर्चा ही नहीं है ना। हम लोग मान लो किसी से पूछते तुम्हारा काम हो गया क्या, तो पूछते हैं कि तुम्हारा काम ईस्ट में हो गया, तुम्हारा काम वेस्ट में हो गया क्या। दिस इज द जहां पे जनरल लाइफ में इसेंस नहीं आता वर्ड का समझने का कि हाँ भाई साहब इसका कुछ यूज हो सकता है डायरेक्शन के सेंस में, तब हम लोग बात करते हैं कि इसका कोई वेक्टर फॉर्म होगा। बट ये वेक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। सिमिलरली पावर में नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। जैसे मान लो बोले कि कोई पावरफुल है, अब उसके किस डायरेक्शन में पावरफुल है, तो क्वेश्चन का कुछ मीनिंग नहीं होता ना। हम लोग जनरल लाइफ में ये टर्म यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, बट बेसिकली ये एग्जांपल है जो कि हमको देखना चाहिए। तो आई होप आपको जो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मा होता है, जो कि आपको पता चले कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होना चाहिए। वेरी गुड, ये हमें आता है। ए की बात चलती है तो ए को हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, गुड, वो भी अच्छा बात है। बी सिमिलरली फॉर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ली, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बट हमारे लिए प्राइमरी कंडीशन है कि हम इस एग्जांपल को प्राइम वे में देखें। और इसके एग्जांपल के साथ एक छोटा सा पॉइंट आ गया, क्या आ गया कि दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर होगा, जो हमारे लिए दो एग्जांपल वर्क एंड पावर है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हमको रिमेंबर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिजल्ट को देखा जाए, अगर रिजल्ट की बात ये है ए डॉट वी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे दो कंसर्न होता है, सर व्हाट इज द अबाउट दिस केस। इस दोनों में क्या चर्चा करेंगे। अगर मान लो थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा है, इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, पता है आपको इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखेंगे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ज्योमेट्री याद आने चाहिए। ज्योमेट्री क्या पढ़ाया था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन एंड सेक कॉस एक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट, दिस इज कॉस एंड सेक। इसका मतलब थीटा का वैल्यू जब 90 से एक्सीड कर जाएगा, ये वैल्यू 90 से कम रहेगा, इसका मतलब इसमें सबका सब क्या है, पॉजिटिव। ए एक मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो भी ऑलवेज मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। बी भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा एक्यूट होगा, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कि माइनस नहीं हो सकता डॉट क्या, और जरूर हो सकता है। किस कंडीशन में, अगर थीटा के वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए और 180 से
छोटा हो जाए। हम लोग इक्विवेलेंट का साइन नहीं रखते हैं क्योंकि जस्ट हम लोग इक्वेटिंग की बात, 90 पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 पे 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर ये 90 से बड़ा हो एंगल तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, समझ रहे? अगर ये 90 से बड़ा हो जाए इधर कहीं आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सर ये निगेटिव होता है, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, तो निगेटिव को किसी भी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो एक बात यहां से हमको सीखने को मिल गई, ए डॉट बी का जो फर्स्ट रूल्स था जो कि हमको समझना था, ए डॉट बी ए कॉस थीटा होता है। अगर थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज एक्यूट, दैट मस्ट बी डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, एक्यूट है। अगर वो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, क्योंकि 180 से आगे जाके क्या होगा, वो सिमिलर हो जाएगा, इसके बराबर तो हम उतना नहीं सोचेंगे, ठीक है। 180 से छोटा और 90 से बड़ा होता है तो इस केस में क्या होगा, थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जब थीटा नेगेटिव होगा, इस टर्म नेगेटिव को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट रूल होता है, जैसे हमको बात करें ए डॉट बी, कोई बोलेगा सर ए डॉट बी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, बी डॉट ए? थोड़ा चेक कर ले, क्या ए डॉट बी में क्या सीखा था हमने, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, इक्वल तो ही है, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा बराबर है, याद रखेंगे। तो क्या समझा यहां से, ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म कर लेते इसको, एक और फॉर्म में कैसे, मान लो हमारा ये ए डॉट बी प्लस सी, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलेगा क्योंकि इट इज द स्केलर। तो लिख सकते इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये सारी प्रॉपर्टी अपने को आनी चाहिए जब एप्लीकेशन करेंगे इसका, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है तो हम लोग क्या अलग करते हैं। तो ये छोटा सा 3 पॉइंट्स था। अभी हम लोग इससे और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि 1 पॉइंट पे पता चला अगर एंगल 90 से कम हो तो पॉजिटिव, 90 से बड़ा में नेगेटिव, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। अगर इस तरह का ब्रैकेट फॉर्म का भी आ गया तो ए डॉट बी और ए डॉट सी में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्म है, इसके और सारे रिजल्ट आएंगे। पहले आप इसको लिख लो, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जो हमको, ये सब सारे पॉइंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिखो पहले, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। रिजल्ट यही है, अगर a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, अगर हम लोग बात करें कभी ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है, चेक करके देखते हैं। इफ a डॉट बी टू मैक्सिमम, अगर एक ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे a डॉट बी मैक्सिमम हो तो बोलेंगे सर इसमें a b का तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब इस कॉस थीटा की बात आप कर रहे हैं क्या, ये कॉस थीटा मस्ट ही मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस थीटा टू बी मैक्सिमम। तो बोलोगे सर कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, बचपन से पता है अपने को, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, याद होगा। अब पूछोगे सर +1 तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। इसका मतलब सर 0 की बात कर रहे हो क्या, किसकी बात कर रहे हो, 0 की बात कर रहे हो। तो यहां से हमको एक छोटा सा क्वेश्चन मिल रहा है कि ए डॉट बी कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा वैल्यू ऑफ 0 डिग्री के लिए ए डॉट बी क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, ए एन डॉट टू बी मैक्सिमम। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसका मतलब है सर हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 का मतलब क्या समझा हमने, सर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा, क्या होगा, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी होगा। हमको पैरेलली ये बात पता चला कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाए तो ये वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकता है। बोलोगे सर मैक्सिमम होगा कितना, चेक करके बता दूं, चलो लिख लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ए इंटू बी एज इट इज। अब दूसरा कंसेप्ट है, इसी में पैरेलली देखेंगे,
अगर ए डॉट बी दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम तो है कि 0 कर देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कुछ होना नहीं। अब देखो इफ वेक्टर ए पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब सर आप कहना ये चाहते हैं कि एंगल बिटवीन दी वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सर क्या विचार आपके बारे में, ए डॉट बी क्या होगा? सर विचार कुछ नहीं है, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपका विचार है कि ए बी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो सर आपका मतलब यही है जब ए बी 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब वेक्टर दो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ए डॉट बी वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। को समझ में आया? जब पैरेलल था तो ए बी था। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चन, तो पता होगा रिजल्ट का इंपोर्टेंस क्या है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ए डॉट बी टू बी मैक्सिमम, दिस इज बी, एंड ए पैरेलल टू बी। जब वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, इस केस में ए डॉट बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको पॉइंट पता चल रहा है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको कंडीशन पूछ लेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ द वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या है, ये है। इसका और सारा फॉर्म हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ और रिजल्ट्स जो कि हमारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। जितना चीज मैं आपको बता रहा हूँ सारा चीज आपके क्वेश्चन में काम आएंगे, क्योंकि ये सब स्टेप्स है जो इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें आने चाहिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट को, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब आने वाला है, क्योंकि हमको याद होगा, देखेंगे आप अगर इसको अच्छे से याद रखेंगे रिजल्ट को, इसको आप मेरे हिसाब से सिंगल स्टार तो लगा ही लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि बार बार आपको पूरे फिजिक्स में आता रहेगा। तो क्या करते हैं, ए हम उसी रिजल्ट को बार बार सॉल्व कर दें, ए बी कॉस थीटा होता है। अभी हम थोड़ा सा डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। डायग्राम हमें ये सिखाता है, अगर ये x है, अगर ये y है, अगर अपन इसको मान लो, तो हमने क्या सिखाया था, x के एलोंग के एक्सिस को मान लेते हैं और y के एलोंग के एक्सिस को मान लेते हैं j, एंड z के एलोंग के एक्सिस को मान लेते हैं k। तो सोचो हम लोग ने बात करी थी, याद होगा आपको, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, क्या बोलोगे सर, i कैप चलेगा। यूनिट वेक्टर क्या बोलोगे, j कैप चलेगा, गॉट इट। सिमिलर बात करें यूनिट वेक्टर z एक्सिस k कैप, आ गया। अब रिजल्ट ये है कि हमको तीन चीज में रिजल्ट आपको लिख रहा हूं, मैं प्रूफ करके बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। यहां से ये रिजल्ट है कि i डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, वहीं i डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। और इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डॉट के भी कर सकते हैं, आई डॉट जे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलोगे सर ये रिजल्ट बहुत काम का है, सेम वाले का मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा अभी कैसे होता है। जब भी डॉट प्रोडक्ट में दो सेम साइन आए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ऑलवेज 1। क्वेश्चन में हमको रिमेंबर पड़ेंगे इसको लिखने के लिए, इसका वैल्यू क्या होगा 1। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, उसका वैल्यू क्या होगा 0। सर थोड़ा प्रूफ करके बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट का प्रूफ देखो, प्रूफ ऑफ, आपने बोला सर आई डॉट आई 1 होता है, मान लो आपकी बात, आई डॉट आई 1 होता है। सर ये रिजल्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मानो हम लोग वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लेते हैं आई कैप, एंड
वेक्टर बी को ही मान लेते हैं आई कैप। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई में ए भी आई है, बी भी आई है। अगर रिजल्टेंट की बात करें, जो हमारा फॉर्म था ए डॉट बी, दैट मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू आई आई। अब मैग्नीट्यूड की बात आ रही है ए बी, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इतना तो सोचना ही नहीं है। 1 इंटू कॉस थीटा। अब बोलोगे सर प्रॉब्लम ये है कॉस थीटा, आई कैप भी इधर है, आई कैप भी इधर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है या सेम लाइन पे कोइंसिडेंस कर रही है। इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? 0। जब एंगल 0 होगा तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ से प्रूफ करके बता दिए सिम आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 ही कैसे होता है, हमने बताया। सिमिलरली आप जे डॉट जे के लिए भी कर सकते हैं, एंगल भी क्या होगा? 0। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और ये आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा वाला करके देखते हैं। दूसरा रिजल्ट में क्या था सर? आपने बोला कि आई डॉट जे 0 होता है, बोला ना, चलो मान लेते हैं। अगर हम लोग वेक्टर ए को आई माने, अगर वेक्टर बी को जे माने, तो रिजल्ट्स कहता है कि सर ये लिख के बताओ अपने को, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ए एंड बी इज द यूनिट वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, 1:1 कॉस थीटा। अब क्वेश्चन है सर थीटा कितना होगा? अगर आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो सबको पता है एक्सिस बिटवीन द 3 एक्सिस 90 90 90 तीनों क्या होता है एक दूसरे के 90 पे होता है, तो थीटा कितना हो गया हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। अब सबको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। अगर आप 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म फॉर जे डॉट के डॉट आई, सबके लिए आपको सिमिलर रिजल्ट आएंगे। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ से हम आपको बता रहे हैं प्रूफ करके, क्योंकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो कि ये आ क्यों रहा है, जा कैसे रहा है, इतना रिजल्ट का एप्लीकेशंस और व्यू कैसे हो सकते हैं, सोचने का तरीका क्या हो सकता है। बट ये नहीं कि हमको ये जरूरत है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताऊं, अगर वन लाइन में समझना होगा इसी रिजल्ट का, जब भी सेम डायरेक्शन एक साथ आएंगे, भले वो x का हो, y का हो, z का हो, उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। और उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए सेम अगर नहीं होगा तो हमको आंख मूंद के उसका आंसर क्या डालना है? 0 डाल देंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या? सेम का प्रोडक्ट 1 याद रहेगा, सेम का 1 एंड अदर का 0। तो ये बाइनरी कंडीशन है, सेम का 1 एंड अदर का 0। तो आप इसको समझ गए इस डायग्राम के साथ। इस रिजल्ट को भी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट के लिए इसे समझना प्रूफ रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि थोड़ा सा सेटलमेंट फील होता है अपने में, ओ मेरे को पता है कि ये रिजल्ट ऐसे आ रहा है, तो समा फ्यूचर में हम कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, इस रिजल्ट को लिखिए, इसको भी लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, देखो कभी कभी क्या होता है, किसी वेक्टर को उस खुद के वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करते तो क्या होगा, सोचेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, एक वेक्टर ए था, उस वेक्टर को अगर खुद के वेक्टर से डॉट लिखा, इसका मतलब आप सर कहना ये चाहते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है, करेक्ट ना? बी इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी है, तो उस क्या कहते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है, याद आएगा, अगर तो थीटा क्या होता है हमारा 0, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए मान ले, इसका मैग्नीट्यूड भी ए मान ले, तो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए का वैल्यू ए है तो ये भी क्या होगा, ए कॉस 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, ये ए स्क्वायर। इसका मतलब जब भी एक वेक्टर का इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, या इसको हम लोग मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। गेट इट? आपको पॉइंट आ रहा होगा, मॉड ऑफ ए मतलब क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे, जब भी किसी वेक्टर के इटसेल्फ का डॉट हो, जब भी किसी वेक्टर के इटसेल्फ का डॉट, कोई वेक्टर ने
खुद के साथ डॉट कर दिया, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो उसका वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देने का, दैट इज रिजल्टेंट। छोटा सा पॉइंट था बट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म? देखो कंपोनेंट्स फॉर्म में क्वेश्चन मेंस वाले ने पूछा है बहुत पहले इसके कंपोनेंट्स फॉर्म पे, और इसका एप्लीकेशन हम लोग अगर 12th के पार्ट्स में जाते हैं, 12th पार्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे इसका एप्लीकेशन होता है कंपोनेंट फॉर्म का, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कंपोनेंट्स फॉर्म। अभी हमने बात की थी दो वेक्टर, चलो कर दें दो वेक्टर, मतलब वेक्टर ए की बात ये चल रही है सर, उसको मान लो ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप। फिर बात करें सर वेक्टर बी, मान लो इसको bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। ओके बात ऐसी है, अगर मैं इसको बोलता हूं कि इसका डॉट बताओ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं क्या करें। अगर हम लोग ए बी की बात करते तो बोलोगे सर क्या होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा। चलो समझ में आए सर ए की बात, तो अगर हम लोग ए नहीं करें मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यस सर, तो मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें सर, वो भी तो मैं निकाल लिया, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सर ये समझ में आ गया, लेकिन सर इस क्वेश्चन में कहीं पे आइडिया ही नहीं है, आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। सर एंगल को समझ में नहीं आ रहा अपने को, एंगल का क्या करेंगे, ये तो वेक्टर नहीं जो दिया रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अब बोलोगे सर हाउ, ये मेथड रॉन्ग नहीं है, मेथड क्या है रॉन्ग नहीं है, बट आपको इसके लिए सबसे पहले आपको याद हमने बताया था डायरेक्शन कोसाइन, इससे अल्फा निकालना पड़ेगा, इससे बीटा निकालना पड़ेगा, इससे गामा निकालना पड़ेगा। तीनों एंगल निकालने के बाद इसका 3 बार डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। ये क्या हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि मैथमेटिकली करेक्ट है, बट फिजिक्स में हम लोग लेंथी कैलकुलेशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देते। स्मार्ट कैलकुलेशन और समझदारी वाली बात। अगर किसी को, अब एक सिंपल सी बात है ना, अगर मैं आपको ये दे दूं डिफरेंट वैल्यू के फॉर्म में, अगर हमने एंगल बिटवीन वेक्टर की चर्चा करी ही नहीं है तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? बोलोगे सर मैं तो ए निकाल सकता हूं, बी निकाल सकता हूं, बट थीटा के बारे में अपने कुछ पता ही नहीं चल रहा। थीटा भी निकाल सकते हैं बट हमारा ये रॉन्ग प्रोसेस होगा, बहुत ही लेंदी होता है। इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखो, इसके डायरेक्शन कोसाइन लिखो, फिर उसका चेन थीटा लिखो, तो ये हमारा क्या होता है, लेंदी मेथड होता है। इसलिए इस मेथड को जब भी इसके फॉर्म में क्वेश्चन आएगा उसको कैसे डील करते हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरह का फॉर्म आए, अगर सिंपल से थीटा दिया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, वो आपको कभी पूछेंगे एग्जाम में नहीं, इसलिए हमने कभी नहीं बताया कि जेमेंस में से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए थीटा पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन छोटे मोटे आ सकते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको इस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम चाहें इसको सॉल्व करना, हमारा बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं सर ए डॉट बी की, तो ए बी साइन थीटा तो चलेगा नहीं, हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अपन क्या करते हैं, लिख डालते हैं पहले, क्या करते हैं पहले लिख डालते हैं, क्या इसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां पे डॉट डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर लिखेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो बोलेगा सर इसका रिजल्ट थोड़ा सोचो, सर 1 2 3 3 4 5 6 इतने नंबर का कैलकुलेशन कौन करेगा। लेकिन सर अभी हमने पढ़ा ना, जब भी सेम वाला का सेम वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 में होता है, आई डॉट आई 1, आई के साथ बाकी सब 0, तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्या करेंगे, अगर ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है क्योंकि डॉट है, तो यहां से आता है ए एक्स बी एक्स
आई ए एक्स को तुम किसी से मल्टीप्लाई करो, सबका वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि आई है बाकी सब क्या है जे के है। तो हमने क्या बताया था, सेम के अलावा कुछ भी हो 0 होगा, लिखना रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या होगा, y का y से करेंगे, x का x से किया तो y कितना होगा a y b y j डॉट j 1। सिमिलरली a z b z j डॉट k डॉट क्या होगा। ये हमारा बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है, ये हमारा बहुत ही पावरफुल रिजल्ट। अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसा कुछ दिया हो, इस पे क्वेश्चन ही बहुत बार मेंस वाले ने पूछा है, अगर मान लो मैं आपको एक वेरिएबल दो तो कंडीशन दे दो, ठीक है, यहां से दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट है कि हमको पता है कि एक क्वेश्चन आता है जनरली, बोलता है कि दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसमें से कुछ एक अननोन है, ये मान लो ये bx दिया है, नहीं दिया, बाकी सब दे दिया है, क्या करेगा, अगर ax पता है, ay पता है, by पता है, az पता है, bz पता है, bx नहीं पता है, बोलेगा इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ a परपेंडिकुलर टू b, अगर वेक्टर a वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो बात क्या चल रही थी सर, रिजल्ट आपको याद होगा, a डॉट बी का वैल्यू कितना होता था 0। और ये क्वेश्चन बहुत से 2009 के एपीएमटी में पूछा हुआ था कि इसका रिजल्ट क्या हो। तो यहां सब सॉल्व करते हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz इक्वल टू 0। वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट अभी तक जो हमने जितना सॉल्व किया उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट ये था, इसमें हमें क्वेश्चन भी याद है। आपको पता होगा अगर a डॉट बी 0 हो गया, इसको 0 से डिवाइड कर दो, फिर आंसर क्या होगा, ये मिल जाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप आप इस दोनों चीज के रिलेशंस को समझ गए होंगे कि रिलेशंस को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे डील करना है, अगर वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्म दिया हो तो कैसे उसको फॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या करें, इसको लिख लीजिए। इतनी सारे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, तो हम लोग 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमने जो सीखा, जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या हमने उससे कुछ सीख पाए, क्या क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है क्या, तभी तो हम मानेंगे कि आप सीख रहे हैं क्या। अगर इतना पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन बनेगा तब तो समझेंगे हमसे क्वेश्चन बन रहा है और हम सीख रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जितनी सारी हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, सारा का सारा पॉइंट हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हमारा सजेशन आपसे ये है कि आप क्या करेंगे, पहले अगर आपको समझ में आ गया ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, आपने किया होगा, मान लेते हैं आपकी बात में। बात दो दी है कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन दिया है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दिया है। इसका मतलब वो पॉइंट पे वो दोनों फोर्स लग रहा था। फिर बोला कि फाइंड ए डॉट बी। इमीडिएटली माइंड में क्या आता है, सर ए डॉट बी की बात कर रहे हैं। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6 दिया है, बी का मतलब सर मैग्नीट्यूड ऑफ 4 बी 4, सर कॉस थीटा, थीटा कितना है, एंगल बिटवीन, याद आएगा स्मॉलेस्ट एंगल। कोई सोचेगा सर ये एंगल नहीं हो सकता, नहीं सर वो रॉन्ग है, दिस इज दी बिगेस्ट एंगल। क्या बताया था, जब टेल टू टेल दो वेक्टर ज्वाइंट होते हैं उसके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। चलो, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। हम लोग कितना फॉर्चुनेट हो, इतना आसान क्वेश्चन कभी देखा क्या। 6 × 4 24, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। दैट मीन्स ये रिजल्टेंट ए डॉट बी जो आया वो 12 न्यूटन आ गया। इतना आसान क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों का आंसर आया ना, मैच कर लिए, 12 न्यूटन सबका आ गया सब। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर ये तो आता ही मेरे को, अभी तो पढ़ा था हमने। एंगल दिया है क्या, नहीं दिया है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ए डॉट बी, याद है। चलो स्क्रीन को पॉज करो, बनाओ, क्योंकि आपको बनाना है, आपको अभी देखा है मैंने। सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, बात ये दी हुई थी कि ए डॉट बी ढूंढना है। आप लोगों का आंसर आया, कितना आया 2 4 7 आंसर आया क्या सबका, आ गया। चलो 7 आंसर आ गया, गुड। अब देखो, अगर ए डॉट बी की बात हो तो लिखना शुरू करें इसको, देखते हैं 7 हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। वो तो आपका आंसर था, करेक्ट है।
अगर हम लोग ए डॉट बी की बात करें, इसका मतलब क्या कहते हैं सर आप? सबसे पहले तो लिख दो, जब भी हमने बोला था कंफ्यूजन ऐसा अगर नहीं कुछ दिखाएंगे तो क्या करने का, अपने को लिख देने का डॉट। कितना है? आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। अभी तो सिखाया था, सेम वाले के साथ जब भी बात होगी 1 होता है, बाकी दूसरे का 0। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 आई डॉट आई 1 2 रहेगा, प्लस 1 इंटू 2, ये प्लस है ना, चलो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि j डॉट j भी क्या होता है 1, तो कॉफिशिएंट ऑफ j 1, कॉफिशिएंट ऑफ j 1 इंटू 2 2 रहेगा, j डॉट j 1 रहेगा। चलो थर्ड के k 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 347। यस, आपका आंसर करेक्ट था जो आपने 7 बताया था। ठीक है, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, डॉट डॉट का एप्लीकेशन बहुत आसान है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा सकारात्मक क्वेश्चन है। सकारात्मक मतलब क्या बताऊं आपको, थोड़ा लिखा हुआ अच्छा लग रहा है देखने में। क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ेंगे फिर से। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल है, ये हमारा एक पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को शुरू कहां से करते हैं, अदरवाइज क्या होता है कभी कभी पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, फोर्स उस पर एक्टिंग हो रहा है, वो कितना दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं से, मान लो अगर यहां से चला होगा तो यहां से यहां आ गया, किधर आ गया? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, दिस इज द फाइनल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s क्या दिया हमारा i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब बोला है कि भाई साहब वर्क बताओ कि किसी पार्टिकल पे किसी ने फोर्स लगाया, उसको यहां से उठा के यहां तक ले गया, तो कितना वर्क किया होगा। देखो इस पार्टिकुलर फोर्स ने वर्क की बात सर हमने एग्जांपल में लिखा था, क्या बताया था? वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है आपको पता होगा, जब लोग वर्क की बात करते होता है F डॉट ds होता है, याद होगा सबसे पहले लिखा था एग्जांपल में F डॉट ds होता है। अब क्या है, कुछ तो है क्या? अभी कुछ बचा है? नहीं बचा है ना, इसको लिखो और पीछे वाले की तरह सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब आ गया समझ में? क्या बताया था हमें, आराम से देखेंगे। सेम का होता है 1, तो 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 3 इंटू 1 कॉफिशिएंट आई डॉट आई 1, माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 1, माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो रहा है अपना 3 माइनस 6 माइनस 10, कितना हो गया हमारा 3 माइनस 16। इसका मतलब सर बात ये हो रही है कि माइनस 13 जूल आएगा आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको डॉट डॉट पे आना चाहिए। और ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इसी तरह क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे। कभी मान लो वर्क दे दिया, किसी का बैलेंस पूछ लेगा, एक क्वेश्चन वो भी आएगा। ठीक है, इसको लिखो पहले, इसको पहले अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करके देखते हैं, कंटिन्यू कर दे क्वेश्चन को। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जस्ट एप्लीकेशन ही है जो हमने क्लास को कंटिन्यू किया था। क्या दिया है? फोर्स क्रिएटेड बाय इंजन, दिस मतलब ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है लिखेंगे तो ये फोर्स F इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट v भी दिया हुआ है इज इक्वल टू 2j कैप प्लस k कैप। तो देन फाइंड पावर। अब तो सर यही बात कर रहे हैं, आपने सिंपल सा बताया था पावर क्या होता था, F डॉट V, खत्म। F कितना दिया है? माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, डॉट ये नीचे लिख लो यहाँ पे 2j कैप प्लस k कैप। कितना आसान है सर, इसमें तो आया ही नहीं, आई नहीं तो जीरो, सेम का सेम थोड़ा जीरो होता है ना, i का 0 प्लस j का
2 इंटू 1 इंटू 1 2, फिर के का 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा ये 4 वाट। याद होगा नित को जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वाट या जूल पर सेकंड। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन होता है, कभी फोर्स पूछ लेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तुमको पावर पूछ लिया, कभी वर्क पूछ लिया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना टफ भी नहीं है, सबके है सबके सब आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आसान लग रहे तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखो अपने क्वेश्चन समझने में एक ही चीज होती है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है ना, समझने के बाद सर ये तो पढ़ा था मैंने, अगर हमको ये डॉट लिखने आ गए तो पावर लिख सकते हैं, पावर आ गया तो फोर्स निकाल सकते हैं, सर वर्क में पता है एफ डॉट ds होता है, ऐसे लिखने आ गया। हमने सारे पॉइंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स बताए थे, क्या बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स मैंने सब चीज को डिस्कस कर दिया, क्या होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे। इससे क्या होता है, अपने को एक फ्रेम मिल जाता है, रास्ता मिल जाएगा कि हमको इस रास्ते को फॉलो करना है। अगर ये रास्ता को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे हमने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन मेंस वाले ने एक बार पूछा था। अब ये कंडीशन की वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर, या तो मैं क्या करूं सारा कुछ लिखूं फिर से, उतना टाइम क्यों वेस्ट करना, अपने को रिजल्ट पता है ना, क्या पता है। अगर इसको कंपेयर करें तो क्या लिखता है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो वैल्यू लिखूं मैं, ए एक्स वैल्यू कितना पता है 1, व्हाट इज द ए वाई 2, व्हाट इज द ए जेड अल्फा, यही पता है ना। बी के बारे में बताओ, बी एक्स 2 बी वाई 3 बी जेड -1। इफ रूल क्या दिया मैं, सिंपल है ना, अभी तो बताया था लास्ट में, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या होगा, याद है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड 0। आपको इतनी आइडियल थोड़ी है, ए एक्स का वैल्यू 1, बी एक्स का वैल्यू 2, ए वाई का वैल्यू 2, बी वाई का वैल्यू 3, ए जेड का वैल्यू अल्फा, बी वाई का वैल्यू -1। खत्म, उसको उधर लेके चले जाओ, कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते तुम्हारे एग्जाम में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, आसान है ना। 2 + 6 8, गेट इट आंसर, लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देखा, डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन का यूज करेंगे। ये क्वेश्चंस नीट लेवल क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे टाइप से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिक एप्लीकेशन था डॉट प्रोडक्ट का। थोड़ा इससे एडवांस लेवल का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट को और कितने अच्छे वे से यूज कर सकते हैं। एक इसमें वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन को हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, जैसे आप हमें कैमरे में देख रहे हैं, करेक्ट है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पार्ट को कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट कर रहा होगा, जो कैमरा का लेंस है वो इसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करता है, जिस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं अभी, उसके फॉर्म में हम लोग वेक्टर को अगले दिन पढ़ेंगे। जो आज हमने मेनली डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, दो टाइप के प्रोडक्ट थे, एक था डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं, नेक्स्ट आया था अपना वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं। उससे पहले छोटा सा हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते तो क्या होता है, डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है और उसका मैग्नीट्यूड ये घट या बढ़ सकता है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं था। इसका एक रिजल्ट हमने निकाला था कि वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, ये पढ़ा था हमने। फिर हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल देखा था कि ax by bx, ay by by, az by bz सम कांस्टेंट आया था, उस पर हमने एक क्वेश्चन करे थे, वो भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े जहां से हमको डॉट प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छी लगी थी। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अच्छे क्वेश्चन को। थैंक यू।